स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मीडिया स्टरलाइजेशन इन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। तो मीडिया स्टरलाइजेशन क्या होता है, किस तरह से किया जाता है और उससे फायदे क्या होते हैं, वो आज हम देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मीडिया स्टरलाइजेशन होता क्या है। ये एक प्रोसेस है जिससे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा सकते हो अपने मीडिया से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्यों हटाना है कि अगर आप मीडिया बनाए और मीडिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गया है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके मीडिया को यूज करेगा और आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मीडिया से हटाना होगा और फिर आपको उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करना है जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाए। फिर आते हैं इसके डेफिनेशन से। तो मीडिया स्टरलाइजेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है जिससे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट या हटा सकते हैं, या आप रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड भी यूज कर सकते हैं कल्चर मीडिया से। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके मीडिया में कोई भी कंटामिनेशन नहीं रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन नहीं रहेगा और ये आपके लिए एक स्टेप होगा कि आप सक्सेसफुल फर्मेंटेशन कर सके। अब इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा लो। दूसरा है कि ये प्योर कल्चर जो आपके पास था फर्मेंटेशन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप उसको यूज कर सकते हो। जब आप सिंगल कल्चर यूज करोगे तो वो मैक्सिमम ईल्ड या मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाएगा और उसकी ईल्ड भी अच्छी होगी। इसमें अगर एक ही ऑर्गेनिज्म है तो सारा न्यूट्रिएंट वो एक ही ऑर्गेनिज्म खाएगा। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके मीडिया में रह गया है तो फिर क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट है वो उन दोनों में शेयर हो जाएगा और शेयर होने के कारण न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी आपके डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म में। और साथ ही साथ अगर दूसरा ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहा है तो उससे भी प्रोडक्ट में डिक्रीज प्रोडक्शन में भी देख सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म इस मेन ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट को इनहिबिट कर दे। अवॉइड स्पॉइलेज ऑफ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट, आपके खाने को वो स्पॉइल कर सकता है। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इसीलिए हम अगर स्टरलाइजेशन या मीडिया स्टरलाइज कर लेते हैं तो इसमें स्पॉइलेज की चांसेस कम हो जाती है। साथ ही ये एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है। अब आते हैं सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन इन फर्मेंटेशन मीडिया। कंटामिनेशन कहाँ होता है, रॉ सैंपल्स में होगा, वाटर में होगा, एयर में होगा, फर्मेंटर खुद में होगा, पाइपलाइंस, वेल्स, इनोक्यूलम, ऑपरेटिंग इक्विपमेंट, इन सब में होगा। और कौन से कंटामिनेंट्स होंगे, बैक्टीरिया होगा, ईस्ट होगा, मोल्ड होगा और बैक्टीरियल स्पोर्स होगा। अब मीडिया स्टेरिलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिस्ट्रॉय करेगा वेजिटेटिव सेल्स और स्पोर्स को। ये न्यूट्रिएंट क्वालिटी को मेंटेन करेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप जब ऑटोक्लेव करते हैं तो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो जाता है, जो बहुत इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करके प्रोडक्ट बना सकता है। ये केमिकल चेंजेस मीडिया में होने से रोकता है। विटामिन और ग्रोथ फैक्टर्स जो मीडिया में डला हुआ है वो आपको आपका लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करता है। साथ ही वो एसेसिबल बनाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंजम्पशन के लिए। ये कंप्लीट स्टेरिलिटी, अगर आपने कंप्लीट स्टेरिलिटी अचीव कर लिया है इनोकुलेशन से पहले, तो ये एक प्लस, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके सक्सेसफुल फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। फिर आते हैं मेथड्स ऑफ मीडिया स्टेरिलाइजेशन। इसमें हम दो तरह के मेथड्स पढ़ सकते हैं, एक है फिजिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड। सबसे पहले देखते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आता है इथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका एप्लीकेशंस बहुत ही लिमिटेड है। फिर आते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स में आता है मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट, फिल्टरेशन या फिर रेडिएशन। ये फिजिकल मेथड से जिससे मीडिया स्टेरिलाइज हो सकता है।
इन सब को छोड़ दे तो स्टीम स्टेरिलाइजेशन जो है ये सबसे ज्यादा यूज होता है और ये सबसे बेस्ट रिजल्ट भी देता है। अब आते हैं स्टीम स्टेरिलाइजेशन के प्रिंसिपल में। स्टीम स्टेरिलाइजेशन एक स्टीम होता है जो कि अंडर प्रेशर हीट ट्रांसफर करता है हीट कल्चर मीडियम को। मतलब आप कल्चर मीडियम रखते हैं और आजू बाजू में स्टीम बनता है, एक क्लोज कंटेनर में करते हैं ताकि प्रेशर भी डेवलप हो। तो स्टीम अंडर प्रेशर, वो स्टीम अंडर प्रेशर में जो स्टीम डेवलप हो रहा है वो एक हीट के फॉर्म में जनरेट होता है और वो हीट फॉर्म कल्चर मीडियम तक पहुंचता है। इस मॉइस्ट हीट से क्या क्या हो सकता है? प्रोटीन डीनेचुरेशन हो सकता है, एंजाइम का इनहिबिशन हो सकता है, मेम्ब्रेन डैमेज हो सकता है और डीएनए डिस्ट्रक्ट हो सकता है। अब अगर ये सब होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। तो इसीलिए हम इसको करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाए। इसको बेसिकली हम एक इंस्ट्रूमेंट में करते हैं जिसका नाम है ऑटोक्लेव। इसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रेशर 15 psi होता है और टाइम ड्यूरेशन होता है 15 to 30 मिनट्स। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टीम स्टेरिलाइजेशन। अब हम अगर स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आप अपने मीडियम को बना लीजिए, फिर फर्मेंटर में डालिए, फिर उसको हीट करें स्टीम के साथ और उसको 121 डिग्री पे होल्ड करें, फिर ठंडा करें और उसके बाद वो रेडी है कि आप उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल सकते हैं, जो भी आपका डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है वो। पर इन बिटवीन अगर आपने स्टार्टिंग में ऑर्गेनिज्म डाल दिया तो स्टेरिलाइजेशन में वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। अब आते हैं कंटिन्यूअस स्टेरिलाइजेशन। कंटिन्यूअस वर्ड का मतलब होता है जो एक के बाद एक के बाद एक होते ही रहे, बंद ना हो। जो अभी मैंने प्रोसीजर बताया उसमें मैंने ये बताया कि मीडिया को पहले आप फर्मेंटर में डाल लो, फिर उसमें आप हीट स्टीम से उसको स्टेरिलाइज कर दो। पर जब हम कंटिन्यूअस स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें जो मीडियम फ्लो है या वो मीडिया जो है वो कंटिन्यूअसली उसके अंदर फ्लो करता है और उसके बाद वहां पे वो गर्म होता है थोड़े ड्यूरेशन की तरफ और उसके बाद फिर वो कूल डाउन करके उसको फर्मेंटर में डाला जाता है। तो ये कंटिन्यूअस स्टेरिलाइजेशन है। अब आपका जो इनोक्यूलेशन है वो मेन चेम्बर में नहीं होगा, एक साइड में चेम्बर होगा जिसमें आप अपना मीडिया डालेंगे, वो तुरंत उसको हीट करेगा, हीट करने के बाद फिर कूल डाउन करेगा। जब कूल डाउन करके वो टेम्परेचर आ जाए जो फर्मेंटर के अंदर चल रहा है तब वो अपने मीडिया को उसमें ट्रांसफर कर सकता है। ये इसमें एडवांटेज है ये कि ये फास्टर प्रोसेस है, ये एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस है, सुटेबल है फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन और ये रिड्यूस करेगा न्यूट्रिएंट डिग्रेडेशन को। बैच और कंटिन्यूअस स्टेरिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये वन बैच कल्चर जो वो एक टाइम आप यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूअस फ्लो में आप वो फर्मेंटर को कंटिन्यूअसली रन कर सकते हो। बैच का खर्चा कम होता है और कंटिन्यूअस में क्योंकि आपको और एक साइड चेम्बर में हीट भी करना है, कूल भी करना है और फिर स्टेरिलाइज कंडीशन में उसको ट्रांसफर करना है, इसीलिए इसका कॉस्ट ज्यादा होता है। प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो बैच का प्रोडक्टिविटी कम है, कंटिन्यूअस का प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। स्टेरिलाइजेशन टाइम जो है वो बैच का कम है और कंटिन्यूएशन में बैच का ज्यादा है और कंटिन्यूएशन का कम है। इंडस्ट्रियल यूज अगर देखें तो बैच स्मॉल स्केल में यूज होता है और कंटिन्यूअस लार्ज स्केल में। तो ये टेबल आप अपने आंसर में इंक्लूड जरूर करें। स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट में पहला आता है ऑटोक्लेव, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि इसमें 121 डिग्री पे 15 psi पे ये स्टेबलाइज कर दिया जाता है। कंटिन्यूस स्टेरिलाइजर जो साइड में एक अलग से चैम्बर बना के यूज किया जाता है, इसमें हीट का एक्सचेंज होता है, इसमें होल्डिंग ट्यूब्स होते हैं जो टेम्परेचर को होल्ड करे, तुरंत उसको हीट करे और फिर कूलिंग सिस्टम जो है उसको कंटिन्यूसली कूल करते जाए। इन सीटू स्टेरिलाइजेशन में आते हैं लार्ज इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स। स्टीम इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है वेसल के अंदर और इसमें वेसल के अंदर ये एक तरह का बैच कल्चर ही है जहाँ पे हम
वेसल के अंदर ही मीडिया डाल के फिर उसको स्टीम के थ्रू स्टेरलाइज कर लेते हैं, इसीलिए इसमें ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टेरलाइजेशन काइनेटिक या स्टेरलाइजेशन की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहला टेम्परेचर जो आपने सिलेक्ट किया है, एक्सपोजर टाइम, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कौन सा ऑर्गेनिज्म है उसका टाइप, मीडिया में क्या है, वो सब में डिपेंड करेगा। अगर आप हाइयर टाइम दे रहे हो या हाइयर टेम्परेचर ले रहे हो तो ड्यूरेशन कम कर दीजिए, और अगर टाइम ज्यादा देते हो, मतलब टाइम ज्यादा देते हो, तो टेम्परेचर आप कम कर दो। अब मैंने क्लास में आपको बताया था एक टीडीपी होता है और एक टीडीटी होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें टेम्परेचर सेट करते हैं और टाइम ड्यूरेशन भी सेट करते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वहां पे जाए, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। अगर आप नहीं देखे हो तो वहां पे देखिए, समझिए, फिर इसमें आए वापस आइए। ये हमारा थर्मल डेथ टाइम, जिसमें एक टाइम रिक्वायर्ड है या ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है जिससे आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। डेसिमल रिडक्शन टाइम वो एक ऐसा टाइम है जिसपे आप 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकते हो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। जेड वैल्यू होता है टेम्परेचर इंक्रीज, जो कि जरूरत पड़ता है ताकि आप डी वैल्यू को कम कर सके। डी वैल्यू जो आपका डेसिमल है उस वैल्यूज को आप रिड्यूस कर सके, मतलब टाइम ड्यूरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए। सपोज 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाने को किल करने के लिए मुझे लगता है 10 मिनट, तो जेड वैल्यू एक ऐसा टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि उस जितना हम डी वैल्यू में पहले कर रहे थे उस टेम्परेचर से और हाइयर टेम्परेचर में करेंगे, तो बट ऑब्वियस है कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो वो वैल्यूज आते हैं जेड वैल्यू में। फिर आते हैं एफ वैल्यू, एक इक्विवेलेंट स्टरलाइजेशन टाइम है जो कि मेंटेन करना है, जिसमें आपका रेफरेंस टेम्परेचर मोस्ट कॉमनली 121 है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए। ये डेथ के पैरामीटर्स है जो आपको, ये चारों वैल्यूज निकालने के बाद ही आप फर्मेंटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर पाएंगे। मीडिया स्टेरिलाइजेशन के फैक्टर्स फिर से वही है, जो टेम्परेचर है, पीएच है, होल्डिंग टाइम, कितने टाइम ड्यूरेशन तक करोगे, इसीलिए वो लास्ट वाला स्लाइड, ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच कितना होना चाहिए, विस्कोसिटी कितना होना चाहिए, शुगर का कंसंट्रेशन, स्पोर्स का प्रेजेंट है या नहीं है, और हीट ट्रांसफर की एफिशिएंसी। ऐसे कौन कौन से कंटेंट है न्यूट्रिएंट में या मीडिया में जो कि स्टेरिलाइजेशन में डैमेज हो सकते हैं? पहला कंटेंट आता है विटामिन डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एमिनो एसिड अगर आपके मीडिया में प्रेजेंट है तो वो डिग्रेड हो सकता है। शुगर जो है, अगर आपने शुगर डाला है तो वो कैरामलाइज हो सकता है, तो मीडिया का कलर बदल सकता है। शुगर और एमिनो एसिड के बीच में रिएक्शन हो सकता है जिसको बोलते हैं मेलार्ड रिएक्शन। ये रिड्यूस कर सकता है आपके न्यूट्रिशनल वैल्यूज को और फर्मेंटेशन एफिशिएंसी को भी कम कर सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए एक ऑप्टिमम स्टेरिलाइजेशन कंडीशंस जो ट्रेनर है या जो ओनर है उसको डिजाइन करना होता है अपने फर्मेंटर के लिए। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्रॉपर मीडिया स्टेरिलाइजेशन। एडवांटेजेस क्या, अगर आपने सच में अच्छे से यूज कर लिया है तो ये कंप्लीटली आपके कंटामिनेंट्स को रिमूव कर देगा। रिमूव अगर कर दिया है तो आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालोगे उसी से ईल्ड होगा, तो आपका फर्मेंटेशन ईल्ड बढ़ेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, शेल लाइफ बढ़ेगा और इसकी रिप्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इससे प्रोडक्शन लॉस जो होता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। लिमिटेशन, ये एनर्जी कंजम्पशन करता है। न्यूट्रिएंट डिग्रेडेशन होता है हाई टेम्परेचर पे, तो इसीलिए आपको टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि अच्छे से रिजल्ट आ सके। और ये पूरा चीज करने में इक्विपमेंट का खर्चा आता है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसको आप लेके चलना पड़ेगा। अगर इनकम्प्लीट स्टेरिलाइजेशन हो गया है तो वो आपके लिए मेजर ड्रॉबैक है, क्योंकि आप रिएक्शन स्टार्ट कर दोगे और उसके बाद पता चलेगा कि स्टेरिलाइजेशन पूरा नहीं था और बीच में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हो रहा है, चेंजेस हो जा रहे हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बैच कल्चर्स में अगर लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम्स है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि बैच कल्चर आप एक बार सेट करोगे, जितने दिन के लिए आपने सेट किया है
उतने दिन तक वो यूज में नहीं आ पाएगा, तो वो डायरेक्ट प्रोडक्शन के बाद ही आप निकाल सकते हो। तो उस केस में अगर प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा है तो वो एक मेजर ड्रॉबैक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इस तरह के मीडिया स्टरलाइज करके कहाँ कहाँ यूज होता है? एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम, अल्कोहलिक बेवरेजेस, बायो फर्टिलाइजर्स, वैक्सीन्स, एमिनो एसिड्स, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स और बेकर सीड्स के बायोमास प्रोडक्शन में ये सारे प्रोसेस यूज होते हैं। अगर हम स्टेरिलाइजेशन मेथड्स को कंपेयर करें तो जो ऑटोक्लेविंग है ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट इसमें डिग्रेड हो जाते हैं, पर बाकी मॉइस्ट हीट के प्रेजेंस में ये बहुत बेनिफिटेड या मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। ड्राई हीट में हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और इसमें ऑक्सीडेशन के बेसिस पे रिएक्शन होता है, और ये सूटेबल सिर्फ और सिर्फ ग्लासवेयर्स के लिए जो आप हॉट एयर ओवन में करते हैं। फिल्ट्रेशन ये वायरस को रिमूव नहीं कर सकता है, इसीलिए इसमें इस पे आप हीट लाइबल मीडिया को यूज कर सकते हो, जिसमें हीट के कारण सेंसिटिविटी ना हो, उस मीडिया को आप इसमें यूज कर सकते हो। लास्ट आते हैं रेडिएशन। ये बहुत ही एक्सपेंसिव मीडिया है। ये कोल्ड स्टेरिलाइजेशन है, इसमें कोई हीट जनरेट नहीं होगा। आप मीडिया को रख दें और रेडिएशन रिलीज कर दें तो वो मीडिया को स्टेरिलाइज करेगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया उस मीडिया में प्रेजेंट है उस बैक्टीरिया के डीएनए को डैमेज कर देगा। जो बैक्टीरिया का डीएनए डैमेज हो जाएगा तो उससे स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा। तो आखिरी में अगर हम समराइज करें तो मीडिया स्टेरिलाइजेशन एक क्रिटिकल स्टेप्स है फर्मेंटेशन में, जिसमें हम स्टीम स्टेरिलाइजेशन को मोस्टली प्रेफर किया जाता है। बैच स्टेरिलाइजेशन ये ज़्यादा इजी है एज कंपेयर टू कंटिन्यूस स्टेरिलाइजेशन, पर कंटिन्यूस स्टेरिलाइजेशन लार्ज स्केल फर्मेंटेशन या इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। प्रॉपर कंट्रोल अगर आप टेम्परेचर और टाइम का रखें तो आपका स्टेरिलाइजेशन बेस्ट होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडिंग।